भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री नंदलाल जी मीणा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण जी, राष्ट्रीय सचिव उपेंद्र जी, हमारे विधानसभा सचेतक श्री राजेंद्र राठौर जी, मंदसौर के विधायक महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ हमारे साथ आए हो, बहुत अच्छा लगा आज। नहीं, क्योंकि वैसे मंदसौर का ये तो सब मैं घर ही मानती हूँ। झालावाड़, कोटा, ये आपका चित्तौड़गढ़, ये आपका प्रतापगढ़, ये पूरा इलाका जो है मंदसौर से लगा हुआ तो अपना घर ही रहा है। और इसीलिए जब आप आते हो उधर से इधर मध्य प्रदेश की सीमा से लाके राजस्थान के अंदर तो हमें अच्छा लगता है। आपका स्वागत है हमारे बीच में। प्रदेश उपाध्यक्ष भगवती झाला, पूर्व मंत्री और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीचंद जी कृपलानी, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष धनराज जी, मंडल नगर अध्यक्ष, सभापति महोदय, जिला प्रमुख, पूर्व विधायक मदीलाल जी और विधायक हमारे हरि सिंह जी, और वो बच्चा पार्टी सबसे पहले आपके यहाँ हुआ है, ये मैंने और किसी भी प्रदेश किसी भी जिला में नहीं देखा है। और इतना सीरियसली अपने आप को लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा पार्टी के अध्यक्ष आ ही गया, बच्चा पार्टी का अध्यक्ष कुणाल आप क्या नेता पैदा कर रहे हैं यहाँ इस लेवल के ऊपर से? तो मुझे बड़ी खुशी भी देखे, नगर अध्यक्ष भी है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी है। कि आप लोगों ने एक नया काम चालू किया है, हम लोगों को भी शुरू करना पड़ेगा। तुमने स्पीच रखी है, मैं खत्म कर लूंगी तो फिर तुम बोल लोगे, उसके बाद बोल देना। ये भी बोलेगा, आपको सुनना पड़ेगा मेरे बाद। मेरे बाद इसको मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी बेटा, बोलने लगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज आखिरी सभा आप लोगों के बीच में है। लगता हमेशा अच्छा है क्योंकि ये अपना ही घर जैसे घर समान है। सब लोग इतने आराम से बैठे हुए हैं, गंगा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। सब लोग मंच पे बैठे हुए हैं और अच्छा लगा। आज का दौरा बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों के बीच में आके प्रतापगढ़ नाइट होल्ड होगा, मुझे उसकी खुशी है। आज 10वां दिन है और 10 दिन के अंदर इस पूरे क्षेत्र को घूमने का मौका मिला, गांव के सब लोगों से मिलने का मौका मिला, शहरों के अंदर मिलने का मौका मिला और बहुत सारी चीजें जानने का भी मौका मिला। क्या होता है कि जब जयपुर में लोग बैठते हैं ना तो समझ में आती नहीं है कि वाकई में क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जरूरी होता है कि वहां की बात सुन के एक दफा चक्कर लगाओ, ताकि दौरा करके ये तो मालूम हो जाए कि जो कहा जा रहा है जयपुर के अंदर वो वाकई में जमीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने जो पाया है 10 दिन के अंदर कि जो वहां कह रहा है और जो यहाँ एक्चुअली में है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और बहुत सारी चीजें है ही नहीं। जगह जगह पे जो मैंने पाया, इनकी स्कीम्स जो थी वो कोई भी स्कीम जमीन पे नहीं आई, चाहे वो मुफ्त दवाई की हो, चाहे वो मुफ्त जांच की हो, चाहे वो पशु चिकित्सालय के अंदर पशु की मुफ्त जांच हो, चाहे वो 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं देने का मतलब हो, या ये बीपीएल परिवार को 50,000 रुपए देके उनके मकान बनाने का काम हो। कहीं भी जहां भी मैं गई हूं वहां किसी ने इसके बारे में खुशी नहीं जताई है। और ये जरूर मेरे को कहा है कि जब डॉक्टर ही नहीं है तो हमारा जांच कैसे होगा, टीचर ही नहीं है स्कूल के अंदर, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को परेशान कर रही है वो है बिजली। सब दूर, अब मालूम नहीं यहाँ भी वो स्थिति है कि नहीं, बिजली यहाँ कितनी मिलती है ये नहीं मुझे मालूम, परंतु जो मुझे बताया गया 4 घंटे, बड़े मुश्किल से 5 घंटे पूरे क्षेत्र के अंदर, और वो भी बहुत ज्यादा ट्रिपिंग के साथ। आपके यहाँ बिजली ठीक ही मिल रही होगी? अब तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जी,
तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर भी आप लोगों को मुसीबत है? कितने घंटे मिलती है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नंदा जी 4 घंटे बिजली। वो कह रहे हैं मैं तो 5 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ, मेरे तरफ तो आती ही नहीं है। आप अलग हो, क्योंकि मैं एक एमएलए और वो कौन नवनीत लाल जी, एक चेतन क्या है विधानसभा के, नानालाल जी नीनामा, क्या है वो कांग्रेस के संसदीय सचिव, उनके गांव में से मैं निकली। मुझे नहीं मालूम था उनका गांव है। मैं वहां रुकी तो मैंने पूछा सबको कैसे, उन्होंने कहा बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो मैंने कहा वो तो पुरानी बीमारी है, वो सब लोग गांव वाले एक बात कह रहे हैं और आपकी भी बात मैं नोट कर लूंगी। तो उन्होंने कहा वो देखो वो आलीशान मकान जो है वहां, वो हमारे कांग्रेस के संसदीय सचिव उनका है, नानालाल जी नीनामा का। उनको बिजली मिल जाती है, उनको पानी का इंतजाम है, आलीशान मकान बना के रखा है। और ये रोड के उस तरफ है, हमारा गांव रोड के इस तरफ है और हमको ये कोई भी सुविधा नहीं मिलती। एक तो वो विधायक और दूसरा ये विधायक जिसका घर बिल्कुल लगा हुआ है, ले सकता था, वो कहता है हमें बिजली नहीं मिलती। ये स्थिति आप लोगों की है। मैं तो समझती हूँ कि ऐसी सरकार को तो अपने को रखना ही नहीं चाहिए। कहाँ हम लोग इसका सोचते हैं। आप लोग तो नंदलाल जी के साथ 6 विधायक के टर्म्स रह चुके हो, कितने रहे? 1 एमपी का और 6 एमएलए का। आप लोगों ने तो बहुत ज्यादा ताकत दिखाई है। ये ताकत जरा फैलाओ तो सही, दूसरे लोगों के पास तो पहुंचे, लोगों को ये समझ में आए कि जो लोग ने 60 साल के अंदर हमारे लिए कोई काम नहीं किया है, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप मैंने एक इधर बैठे हो, 2-4 ऐसे और हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और लड़ते जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं। एक हमारा क्षेत्र झालावाड़ का है जहाँ से हम एमएलए, वहां भी मैं देखती हूँ कि लगातार ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिन्होंने आवाज देके और ताल ठोक के ये कहती है कि जो लोग हमारा काम करेंगे उनको हम लाएंगे और उनसे हम काम करवाएंगे और उनको ही अपना एमएलए बनाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर कितने सारे काम इन्होंने करवाए। मुझे याद है कि प्रतापगढ़ जिला बनाओ, उससे इतने मेरे कान पक गए थे। और फिर आप लोगों को सबको लेके आया, यहाँ मीटिंग के अंदर करें और जोरदार मीटिंग जलसा रखा। उस मीटिंग के अंदर फिर मुझे अनाउंस करना पड़ा कि सरकार ये प्रतापगढ़ को एक नया जिला घोषित करती है और नए जिले के हिसाब से जो भी सुविधा देने की जरूरत है वो सुविधाएं हम देंगे। उसी साथ साथ मिनी सचिवालय की घोषणा हुई, काम हुआ। पुलिस लाइन की घोषणा हुई, वो काम हुआ। सर्किट हाउस की घोषणा हुई। आज रात को मैं जहाँ वहां रुकने वाली हूँ तो देखूंगी कि वे क्या स्थिति है। और अरनोद से कानगढ़ तक सड़क की चौड़ाईकरण ये हुआ और कानगढ़ से मध्य प्रदेश और दानपुर रोड को मिलाने के लिए नया सड़क मार्ग को भी स्वीकृत किया गया। ये काम हुए। 80 गांव सड़क से जुड़े। मैं अभी रास्ते से होते आ रही हूँ, एक भी जगह 4.5 साल के अंदर सड़क का काम ही नहीं हुआ। मैं जब उदयपुर से निकली राजसमंद में, तो राजसमंद में जहाँ सड़क अच्छी, हम लोगों ने बात की थी, तो सड़क अच्छी नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, आगे चल के बहुत अच्छी हो जाएगी। अपन डूंगरपुर में जा रहे हैं, उदयपुर होते हुए डूंगरपुर जा रहे हैं, तो डूंगरपुर में सड़क आपकी अच्छी मिल जाएगी। डूंगरपुर में गए तो बिल्कुल बादल हिल गया। तो मैंने पूछा कि अब, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप बांसवाड़ा चले जाओ, देखना बांसवाड़ा के अंदर तो रोड तो बहुत ही बढ़िया है। आज मैं बांसवाड़ा होते हुए आपके जिले में आ रही हूँ, बांसवाड़ा की हालत वैसे की वैसी है। मुझे समझ में नहीं आता कि और कुछ करना ही नहीं था, थोड़ा सा पैच वर्क करने की जरूरत थी, रोड की रिपेयरिंग करने की जरूरत थी। 4.5 साल सरकार बैठी हुई है, क्या इतना भी नहीं कर सकती जनता के लिए? ये भी सही। परंतु मैं बता दूं आपको कि एक दफा हम लोगों का ये जो रथ है उसके ऊपर से निकल गया और 4-5 मीटिंग में हम लोगों ने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो वो पीछे पीछे चलने लगा। रोलर भी चला और वो डामर भी लगा और वो पैचिंग भी हो गया। तो मैं ये पूछती हूँ कि पिछले 3 दिन के अंदर अगर ये सब काम हो सकता था तो इन्होंने ये 4.5 साल में कर ही दिया होता, तो आप लोग वैसे ही खुश हो जाते। परंतु नहीं किया है। हमारे समय के अंदर 80 गाँव को सड़क से जुड़ा, 80 सेकेंडरी स्कूल और खैरिया 2 से पेयजल योजना के लिए 58 करोड़ का हमने प्रावधान किया, जो हम समझते हैं कि जनता के लिए बहुत ही जरूरी थी।
क्योंकि जहां मैं जाती हूँ पानी की किल्लत बताते हैं। आपके यहाँ भी पानी की बहुत सख्त जरूरत थी, 58 करोड़ का की योजना बनाई और उस योजना को इन्हें निरस्त कर दी, जबकि पैसे का इंतजाम वगैरह सब हम लोगों ने करके छोड़ा था। इसी तरीके से झारखंड से 42 गांव का पानी, पीने के पानी का हम लोगों ने पैसा अलग करके रखा हुआ था, वो भी काम चालू कर देना चाहिए था। उसका सर्वे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। जो बचा कुचा सर्वे था उस सर्वे को रोक दिया और उसको आगे ले जाने का कोई काम नहीं किया। मैं तो समझती हूँ कि अगर अपने 4-4.5 साल के अंदर इस सरकार ने कुछ नहीं, और हमारे पीछे पीछे एक संदेश यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये संदेश यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सुराज संकल्प यात्रा निकाली है और उस सुराज संकल्प यात्रा के अंदर वो बहुत सारी गलत चीजें लोगों को कहेंगे। हम कोई गलत चीजें नहीं कह रहे हैं, हम तो गांव के अंदर जाते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई ये स्कीम आई है, और वो ईटीवी पे भी देख लीजिए, आप अखबार में भी पढ़ लीजिए, स्कीम आई है, आप तक पहुंची क्या? और जैसे आपने हाथ ऊपर करके ऐसा ऐसा किया, वैसे हर गांव में, हर पब्लिक मीटिंग में यही हुआ है। तो 10 दिन के अंदर इतने सारे क्षेत्र के अंदर से निकल के आ रहे हैं, क्या एक भी क्षेत्र नहीं कह सकता है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ काम किया? तो ये क्या संदेश देने जाएंगे लोगों के बीच में? जब कोई भी जनता का आदमी उनसे कुछ पूछता है कि आपने ये काम किया कि नहीं, तो उसका जवाब नहीं देंगे, पहले मेरे ऊपर शुरू हो जाएंगे, वो नहीं जानते, हो कैसा करती है, वो कैसी है, वो कैसी है, मेरे बारे में बोलना। मैंने उनको हमेशा कह दिया है कि भाई आप मेरे को छोड़ दीजिए, जनता से डायरेक्ट संपर्क रखिए। अगर जनता आपसे पूछ रही है कुछ काम या कुछ बात, तो आप जनता को जवाब दीजिए, मुझे बीच में मत डालिए। और अगर जितना समय आप मुझ पर देते हो, अगर उतना भी समय आप जनता को निछावर कर दो, तो मैं समझती हूँ कि जनता का कुछ तो काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पीछे पीछे बनने की जरूरत है। और ये मैं संदेश यात्रा आप लोगों के बीच में भेजेंगे, संदेश मुझे नहीं मालूम क्या देंगे, परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ ये स्कीम्स दिए हैं वो स्कीम्स कंप्लीट जहाँ नहीं हो सकते, चाहे डॉक्टर या टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर, तो इन योजना को बना के और वैसी हवा में फैला के कोई मतलब नहीं चाहता। आज आप देख लीजिए कि 8वीं तक के आप सब बच्चों को पास करेंगे, ये आप लोगों ने सबने कह दिया है। 8वीं तक जो भी आएगा बच्चा, उसको कोई फेल नहीं होने वाला है, उसको आपने को पास करना है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको 8वीं तक के टीचर घर बिठा दीजिए, 8वीं तक के स्कूल की कोई मुसीबत नहीं है, आपने को जरूरत नहीं है उनको, और 9वीं से शुरू करिए। ये एक अपने आप में एक षड्यंत्र है। हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कंपटीशन के अंदर नहीं बैठ सकेंगे, और कंपटीशन में नहीं बैठेंगे तो इनको रोजगार कहां से मिलेगा और इनके पेट कहां से भरेगा? ये ऊपर से बैठे हुए सरकार ने, कांग्रेस की सरकार वहां और कांग्रेस की सरकार यहाँ, दोनों ने मिलकर षड्यंत्र करा है कि बस इनको तो वहां नौकरी तो दे नहीं सकते, तो जब ये ऊपर जाएंगे कंपटीशन में बैठेंगे तो अपने आप ही फेल होकर बाहर निकल आएंगे। तो हमारी गलती तो नहीं है, हम तो कह देंगे कि भैया तुम तो फेल हो गए, उसमें बैठ नहीं पाए, इसलिए अब वो हमारे ऊपर मत छोड़ना। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे पढ़ लिख के निकलते हैं स्कूलों में से, कॉलेजेस में से, उनको आगे उनका जीवन बनाना, उनको हाथ देना, उनको मदद करना, ये सरकार का काम है। और इसीलिए अपने टाइम में 10 लाख नौकरी देके हमने बहुत सारे युवकों को पूरे राजस्थान के अंदर नौकरियों से जोड़ा। अभी हमने पता करने की कोशिश की कि 4.5 साल निकल गए, कुछ तो बच्चों को नौकरी मिली होगी, कुछ तो टीचर बने होंगे, कुछ तो डॉक्टर बने होंगे, कहीं तो उनको नौकरी मिली होगी। पता किया तो 50,000 बस। वो भी शायद वो भी नहीं है, वो तो गिनती मेरे को जो बताई जा रही है 50,000 की बताई जा रही है, पर मुझे नहीं मालूम कि वो एक्चुअली में जमीन के ऊपर है कि नहीं है। परंतु क्या सरकार अगर किसान को सही दाम नहीं दे सकती है, ओलावृष्टि होती है, ऐसा कोई होता है तो उनको पैसे का, उनका मुआवजे का मतलब ही नहीं, किसी को मुआवजा नहीं देती है। जहाँ खाद मिलने की जरूरत है वो खाद लेट पहुंचता है, जहाँ बीज देने की जरूरत होती है वहाँ बीज नकली मिलता है, जहाँ बाजार में जाके और अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं तो उसका सही दाम मिलता नहीं है, और फिर पानी नहीं मिलता है टाइम के ऊपर, बिजली नहीं मिलती है समय के ऊपर, तो उसको तो बेचारा चौपट ही हो गया। और बिजली देते हैं तो रात को वो भी टूट टूट के। ये तो ऐसी हालत में बेचारा किसान अपने जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा है, अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आप माताएं बहनों को देख लो, उनके साथ स्थिति क्या है। राजस्थान सबसे अनसेफ, जिसको कहते हैं सबसे असुरक्षित,
सबसे असुरक्षित स्टेट है महिलाओं के लिए। सड़क पे नहीं चल सकती महिलाएं, चेन खींचने के लिए तैयार है। बलात्कार तो पुलिस थानों के अंदर होते हैं। अब किसी का सर काट के पुलिस थाने के सामने भेजने की आदत हो जाती है। क्या स्थिति हो गई है, मुझे समझ में नहीं आता है। जब हम लोग अपने माँ बहन की इज्जत को नहीं बचा सकते तो ऐसी सरकार को तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। इतनी शर्म की बात है। यहाँ हमारे युवा अपने पैर पे खड़े होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने समय पे स्कूल क्रमोन्नत कर दिए, टीचर्स भर्ती कर दिए, कॉलेजेस लगा दिए, करीबन 700-800 कॉलेजेस हमारे 5 साल के अंदर लगे, ITI लगी। हमने कोशिश की कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे ताकतवर होके और फिर नौकरी के लिए अपने पेश हो जाएं और उनको नौकरियां मिले, ऐसी स्थिति उनको कर दे। आज क्या स्थिति दे दी है कि नौकरी ही नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ से पलायन कर करके कोई तो मध्य प्रदेश चले जाते हैं, कोई तो गुजरात चले जाते हैं, कोई नौकरी करने जाता है, कोई अपनी फैक्ट्री लगाना यहाँ नहीं चाहता है। वो सब लोग कहते हैं वहीं चलो। पूछो उनसे तो कहते हैं कि कौन लगाएगा राजस्थान में, सुरक्षा नहीं है, कोई मदद नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, हम यहाँ ये सब लगा के करेंगे क्या? और ये लोग नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चों का आगे चल के क्या होगा? सरकारी नौकरी तो एक किस्म की होती है, परंतु गैर सरकारी नौकरियों को जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना हमको बढ़ाने की कोशिश करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों की खपत हो जाए। तो ये सब चीजें अगर हम कोई भी सरकार जो भी आती है उसको करने की जरूरत होती है। मैं भाई और बहनों आपको ये बताना चाहती हूँ कि 60 साल अपन लोगों ने कांग्रेस के हाथों में दे दिया था। पूरे प्रदेश के अंदर ये काम हमने देखा है और मैं देख के तंग आ गई, दंग हो गई हूँ। उधर गुजरात के अंदर 15 साल मिले आपके नरेंद्र मोदी जी को और आप देख लीजिए कि दुनिया के मानचित्र पे गुजरात को लाके रखा कि नहीं रखा, रखा कि नहीं रखा। आज पूरी दुनिया में नाम है उस मुख्यमंत्री का। क्यों? क्योंकि उसने काम करके अपने लोगों को खुश किया, अपने लोगों की बात मानने की कोशिश की, अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को खुश करने की कोशिश की। उधर देखिए आप शिवराज जी लगे हुए हैं, आपके लगा लगा क्षेत्र है, मंदसौर के विधायक महोदय बैठे हुए हैं। 10 साल मिले उनको और 10 साल के उनने काया पलट करके रख दिया कि नहीं रख दिया मध्य प्रदेश का। और आगे चलो थोड़ा, आपका छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह जी को 10 साल दिए। रमन सिंह जी ने क्या नहीं किया अपने प्रदेश के अंदर। ये तो 3 बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। हम लोगों को 5 साल के लिए ये स्थिति मिली। जब हमको प्रदेश मिला तो उस समय प्रदेश बिल्कुल ही कंगाल था। ये रोज चिल्ला चिल्ला के हमको कहते थे कि हम तो कंगाल हैं, हम तो कंगाल हैं, हम तो कंगाल हैं, भीख मांग रहे हैं, हमारे पास भीख की कटोरी, हमारे पास से नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको सरकार मिली। हम लोगों ने उस खजाने के अंदर जब हम सरकार से उतरे, सरकार छोड़ के गए तो 5000 करोड़ तो हमने खजाने के अंदर छोड़ दिया था और एक स्कीम के अंदर 1700 करोड़ अलग से हमने छोड़ के दिया था। और लोगों ने मेरे से पूछा इतने पैसे क्यों छोड़ के जा रहे हो, कहीं किसी दूसरे की सरकार आई तो? मैंने कहा मैं कभी नहीं चाहती कि अपना काम ये दिखना चाहिए। अगर हमने अच्छा काम किया है और हम खजाने को भर के जा रहे हैं तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये अच्छा काम हुआ है। बीमारू प्रदेश था, बीमारू प्रदेश अपने पैर पे खड़ा हो गया है। अभी किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, इसका इतिहास है। लोग आते हैं दूर दूर से इसके इतिहास को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, इसकी माटी को अपने माथे पे लगाने के लिए। ये राजस्थान का इतिहास है। आज इन लोगों ने अपने राज के करते करते इस राजस्थान के स्वाभिमान को अपने पैर के नीचे खत्म कर दिया है। अपने माथे में, हम सबके माथे पे कलंक का टीका लगा दिया है और राजस्थान को एक गरीब श्रेणी के अंदर डाल के रख दिया है, बीमारू श्रेणी में डाल के फिर से रख दिया है। जो हम लोगों ने कितने मुश्किल से उसको निकाल के ये स्थिति बना दी थी कि 5 साल और मिल जाते तो राजस्थान को कभी किसी को फिर मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे लोगों को मैं तो राजस्थान में तो कहती हूँ, परंतु आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आपके बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, लगे लगे क्षेत्र हैं। आपको तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल जाने माने और भारतीय जनता पार्टी के मुंड और इनके पीछे खड़े हो, ये तो मुझे मालूम है और मुझे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहती हूँ
30 जिले हैं राजस्थान में, और उसमें मुझे मालूम है कि मेरे को खाली 32 की ओर देखने की जरूरत होती है, और 32 में भी ऐसे 2-3 ऐसे हैं जिनको मेरे को चिंता करने की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ऐसे कर्मठ बुद्ध हैं वो जिले। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके ये बीमारी दूसरों को भी फैलाओ ना, दूसरों को भी मालूम पड़े ना कि हम 65 साल के लिए इन लोगों को जिंदा क्यों रखे हैं। जो लोगों ने कभी अपने जनता के ऊपर कभी भी किसी दुखी के आंसू नहीं पहुंचे हैं, ऐसे लोगों को लाके यह करने से क्या मतलब है। अब आपको मालूम है कि अफीम के पट्टे, जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो अफीम के पट्टे सब कट जाते हैं। हमारा क्षेत्र लगा हुआ है, हम जानते हैं। गरीब है जिसका मने 10 आरी 20 आरी 30 आरी होती है, उसको क्या कमाने का और कोई जरिया ही नहीं। अगर वो गरीब आदमी को बड़े लोगों के हाथ में चला जाता है बात अलग है, परंतु गरीब आदमी को 20 आरी मिल जाए, थोड़ा सा उसको मदद मिल जाए, उसका अपनी खेती कर सके, तो मैं समझती हूँ कि पूरा इलाका अपने पैर पे खड़ा हो जाए। यहाँ से लेके झालावाड़ तक, अपने चित्तौड़गढ़ का कुछ इलाका है, पूरा इलाका। परंतु बड़े लोगों के साथ तो ये मिले हैं, गरीब आदमी का पेट काटने में माहिर। किस तरीके से गरीब आदमी का पेट काटे, ये भी एक जरिया है। हर चीज के अंदर बैलेंस रखने की जरूरत होती है, और बैलेंस नाम की चीज इस सरकार को मालूम ही नहीं। मेरा इसलिए आज मुझे मजा आया, क्योंकि मेरे को किसी के घोट के किसी को पिलाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सब सीखे हुए लोग बैठे हुए हैं। मेरे को खाली इतना आग्रह करने की जरूरत है कि मेहरबानी करके आगे पहुंचाओ, इस बात आगे पहुंचाओ। और एक चीज और ध्यान रखना कि फॉरेस्ट का जो नया नियम आया है, मालूम नहीं आपको किसी ने इसके बारे में बताया कि नहीं बताया, जो एक नया नियम आया है जिसको अभी बहुत जोर से हमारे विधायक दल ने उसके खिलाफत की और बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी, परंतु सब। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि लड़ाई लड़ने के बाद भी उनके पास ज्यादा लोग थे तो उन्होंने अपना पास करा दिया, परंतु सरकार अपनी आ जाती है तो वो सबसे पहले अपन खत्म करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। क्योंकि जहाँ पहले जंगल में जाना आना कोई मना ही नहीं था, आप लोग जाते थे आते थे, बकरियां चलती थी कभी कभी वहाँ, ये सब काम तो चलता था। अब आपकी बकरी अगर चल जाती है वहाँ, अगर आपका वहाँ पत्ता तोड़ देते हो आप, तो सबसे पहले आपको जुर्माना होगा 25,000। पहले 500 रुपए लकड़ी आपको एक चोरी करते हुए मिलते थे तो 500 रुपए का जुर्माना लगता था। अब 25,000 का जुर्माना अगर ये हुआ, और अगर लकड़ी कोई काटता है और कोई बड़ा आदमी है और ट्रैक्टर ट्रॉली में जाके लकड़ी काट के लाता है या ट्रक में भर के लकड़ी लाता है तो 25,000 रुपए। और अगर कोई गरीब आदमी है जिसको रोटी बनाने के लिए 4 लकड़ी लेके जा रहा है, वो अपने घर सिर के ऊपर हेड लोड लेके जा रहा है, वो पकड़ा जाता है तो उसको भी 25,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा और 6 महीने जेल का भी इंतजाम है। इनने सबने बहुत जोरदार तरीके से उसकी लड़ाई लड़ी है। और मैं समझती हूँ कि जो लोगों ने जिंदगी अपने जंगल के अंदर बिता दी है, जिनका जंगल से अटूट रिश्ता है, इस तरीके से करो तो मैं समझती हूँ कि कोई सक्सेस तो हो नहीं सकता। इसके अंदर आपके साथ बैठ के बातचीत करके पंचायत करके ये तय करेंगे भाई हम लोग जंगल को कैसे बचाएं, तो वो तो आप भी चाहोगे कि जंगल बचे, क्योंकि वो जंगल से तो आपका जीवन चला है, तो आप भी चाहोगे कि जंगल बचे ताकि हम सब बचे। पर तो इसके लिए पंचायत करने की जरूरत है, लोगों के साथ बैठ के पूछने की जरूरत है कि भाई इसको बचाए तो हम कैसे बचाएं। वही लोग जिनके जीवन जंगल है उसके ऊपर अगर आप ये कर दो तो जाएगा कहाँ। तो सोच नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, उनका सिर्फ इतना ही है कि भाई अपने को ये 4.5 साल अपन ने काट लिए, अब अगले 6 महीने आप इन लोगों को किस तरीके से लुभाओ, किस तरीके से अपने माया जाल के अंदर फंसाने की कोशिश करो। तो पैसा दे दो, लुगड़ी के जगह में पैसा दे दो, साइकिल की जगह में पैसा दे दो, लोगों के बीच में पैसा बांट दो। किसी ने कहा मुझे ये चाहिए ले लो, किसी ने कहा मुझे ये दे दो ले लो, सब चीज हाँ कर दो, परंतु कुछ करो मत। हाँ। अब मैं ये कह रही हूँ जब इतने सारे हाँ कह दिए तो 4.5 साल में वो हाँ पूरी नहीं हो जाती। जब तब नहीं पूरा किया है तो अब तो पूरा होना ही नहीं है, उनको तो जाना है बस, जैसे जा रहे हैं। ऐसा है कि कहीं ऐसा आप लोगों के वोट मिल जाए तो कल फिर से हमारा राज हो जाए, 4.5 साल फिर हम लोगों को तंग करे, ये हम लोग किसी भी नहीं होने देंगे। ये खबर आप पहुंचाओ, सब दूर आसपास के इलाके में पहुंचाओ,
और सबको साथ लेके चलने वाली बात मैंने बार बार सबको कही है, मैं फिर कहूंगी कि राजस्थान एक परिवार है। इस राजस्थान के परिवार के अंदर बहुत किस्म के लोग हैं। 36 कौम के लोगों को हमने कहा है कि छाती से लगा के चलेंगे। अलग अलग मजहब के लोग हैं, उनको साथ लेके चलेंगे। जब पूरा राजस्थान प्रेम के बंधन में बन जाता है तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग पूरा नहीं कर सकेंगे। कोई ऐसा रोड़ा भी नहीं डाल सकता है हमारे सामने जो हमारी प्रगति रोक सकेगा। बस हम लोगों को मिलकर चलना है, अपना प्यार बांटना है। एक रोटी है तो सबसे मिल बांट के खाना है और किसी को हमारे रास्ते की प्रगति को रोकने नहीं देना है। ये विश्वास करिए, मौका फिर आएगा। हम और आप मिलके चलेंगे, अपने क्षेत्र के अंदर भी काम करेंगे, एक नया और विकसित राजस्थान बनाएंगे जिसमें अपने बच्चों को मौका, जिसमें अपनी माताएं बहनें सुरक्षित, जिसमें अपने परिवार को फलने का फूलने का एक मौका मिलेगा, आगे चलने का मौका मिलेगा और हमारे परिवारों के साथ हमारा क्षेत्र और हमारे क्षेत्र के साथ हमारा प्रदेश आगे चलेगा प्रगति के रास्ते पे। ये सब जान के आप लोग सबको बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ, सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत नम्र निवेदन करती हूँ कि बस साथ चलो, अपना प्यार मत छोड़ना। मुझे मजा इसलिए आता है क्योंकि आप लोग यहाँ इतना प्यार उनको देते हो और उनकी वजह से हम सबको भी मिल जाता है। हम यहाँ आते हैं तो आप लोगों आशीर्वाद देते हो, आप लोग साथ चलते हो, हंसते खेलते हो हम लोगों के साथ। बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं। आप प्यार देते रहोगे, हम लोग दौड़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। और आप मौका दोगे, इसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत सारा प्यार आप लोग सबको और एक जोरदार नारा भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी जोरदार। अपन सब मिलके बैठे, ये तो एक जलसा है, ये समझो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।